गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने बताया था, गुलबर्ग को वागे ने दिया था 1864 में। और क्या बताया था कि किसी भी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। तो हम लोगों ने लिखा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रेट इज इक्वल टू के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ आर। क्लियर है? अब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो किसके लिए एप्लीकेबल था, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। अब कोई भी जनरल रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी, ए मोल ए के लिए थे, बी मोल बी के लिए थे, इससे आपके सी मोल सी के बनाए थे, डी मोल डी के बनाए थे। इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि ए और बी आपस में रिएक्शन करें और क्या बनाए, सी प्लस डी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी हो गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे जो भी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको हम लोग पावर में लगा देंगे। ए कितने मोल है, ए मोल, तो ए पावर लगा दी। बी कितने मोल है, बी मोल, तो बी पावर लगा दी। उसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सी और डी वापस मिलके क्या बना ले, ए प्लस बी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होंगी। तो उस कंडीशन में सी प्लस डी फॉर्मिंग ए प्लस बी। अब रिएक्टेंट कौन हो गए, सी और डी। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, आर बी इजिकल टू के, रेट कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी की पावर सी क्योंकि सी मोल है, और डी की पावर डी क्योंकि डी मोल है। तो इस टाइप से हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालते थे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए थे, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था NH3 का, कि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NH3 फॉर्म होता है। 10th क्लास में खूब पढ़ी हुई है आप लोगों की ये रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन N2 और 3H2 ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होगी, के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितने मोल है, 1 मोल, तो पावर 1 लगा देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितने मोल है, 3 मोल, तो पावर 3 लगा देंगे। उसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, कहना मतलब आपका NH3 वापस क्या बना ले, N2 प्लस 3H2। अब रिएक्टेंट कौन है, NH3 है। तो इन दैट कंडीशन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितने मोल है, 2 मोल। तो इस टाइप से हम लोग रेट कांस्टेंट लिखते थे, वो सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे। और एग्जांपल ले लें तो आपका जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI। क्या रिएक्शन ले ली, H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI। ठीक है, इस रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन की बात करें तो H2 और I2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो क्या होगी, H2 प्लस I2 फॉर्मिंग 2HI। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट की कौन सी रिएक्शन के लिए लिख लियो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो F लिख दोगे। उसके बाद रिएक्टेंट कौन है, H2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितने मोल है, 1 मोल, तो पावर कितनी होगी, 1 लगाओ, या मतलब वो एक ही बात है। दूसरा रिएक्टेंट कौन है, I2, ये भी कितने मोल है, 1 मोल। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। क्लियर है? उसी टाइप से 2HI वापस क्या बना ले, H2 प्लस I2, क्या बना ले, H2 प्लस I2। ठीक है, H2 प्लस I2 बना ले। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या लिख दोगे, के लिख दोगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ HI और इसकी पावर कितनी लगा दोगे, 2। तो ये आपकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने की थी लॉ ऑफ मास एक्शन में। आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लॉ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो आपका मास एक्शन है इसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, उन सब की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप चाहो तो इसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो देखो जनरल इक्वेशन ली थी हम लोगों ने, उसी की बात कर लेते हैं। ए मोल ए, ठीक है, और बी मोल हम लोग किसके ले लेते हैं, बी के। इससे क्या बनाएंगे, सी मोल सी के और डी मोल डी के। क्लियर है यहाँ तक? चलो,
अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर कितनी लगाओगे ए, उसी टाइप से कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसकी पावर बी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या लिखोगे, बैकवर्ड रिएक्शन सी और डी, वापस ए और बी बनाएंगे तो अब रिएक्टेंट कौन है सी और डी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये तो फॉरवर्ड थी और ये आपकी बैकवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, तो ये तो आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई और ये आपकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम आपको पता है कौन सी होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको पता है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जब आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन को क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आर एफ, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, आर बी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी इजकल टू, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लिख देते हैं के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि ये आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपकी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्यों लिखा है, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। आगे मैं इसको के बी को इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ के एफ अपॉन के बी इजकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी। ये ऐसे कैसे रहने देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इधर ले आया और इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ठीक है, लिख सकते हैं के एफ अपॉन के बी इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ठीक है, अब देखो के सी इजिकल टू के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के सी। ये जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, इन दोनों के रेशियो के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के सी। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से लिख देंगे, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं, के सी इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसे लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ जो भी के सी है, यहाँ जो के सी है, इस के सी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो आपका के सी यहाँ पे आ रहा है इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कह देंगे इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। सिंपली यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कहूँ तो के सी इजिकल टू सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या है, रेशियो है। जैसे कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, वही हम लोग N2 + 3H2 क्या बनाया, इससे 2NH3 क्या बनाया आप लोगों ने, 2NH3। अब इसके लिए आप लोग KC लिखना चाहोगे तो KC इजिकल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप लोग लिखोगे KC इजिकल टू, प्रोडक्ट कौन है, NH3, तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और पावर कितनी लगाओगे, कितने मोल है यहाँ पे 2, तो लिख दोगे 2 मोल। ठीक है। उसी टाइप से रिएक्टेंट कौन है, नीचे की तरफ रिएक्टेंट लिखने, तो एक तो आपका N2 है तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ N2 1 मोल है तो पावर 1 ही रहने दोगे। दूसरा आपका H2 है तो आप लोग लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कितने मोल है 3 मोल, तो पावर कितनी लगा दोगे 3 लगा दोगे। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग।